साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। कल हमारी जो क्लास थी वो पहली क्लास थी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की। आपको पता है ईओआरओ भर्ती के अंदर पार्ट बी के अंदर ये जो है 40 नंबर का जो है क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए हमने जो है फ्री यूट्यूब पर ये सीरीज शुरू करी है जिसमें से हमारा पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने देखी होगी, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह से जो है आसान लैंग्वेज में हम नगरपालिका एक्ट पूरा कंटेस्ट कर डालेंगे, पूरी धाराएं रट डालेंगे और साथ ही साथ जो नियम हैं, जो 3 नियम हैं, वो तीनों नियमों को पढ़ लेंगे और सारी योजनाएं पढ़ लेंगे। बस आप लोग जो सपोर्ट करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखा करो, शॉर्ट नोट्स बना लेना। 2 कंडीशन है, मैं आपको फ्री तो उपलब्ध करा रहा हूं अच्छे कंटेंट के साथ, लेकिन मेरी 2 शर्तें। 2 शर्तें कौन सी है? पहली शर्त है कि आपको पहले तो सबसे पहले एक शॉर्ट नोट्स बनाने, खुद के क्या बनाने? शॉर्ट नोट्स बनाने। दूसरा, नगर पालिका एक्ट पूरा का पूरा धाराएं, पूरे नियम, पूरी योजनाएं याद रखने के लिए, याद करने के लिए शॉर्ट तरीके से और ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर दिया करो। अगर आपको कुछ और मुझे भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, मेरी भी ये पूरी कोशिश रहती है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो वादा किया था मैं पूरा निभा रहा हूं। तो चलिए, कल जो है हमने पढ़ी थी धारा 6 तक पढ़ी थी और आज हम जो पढ़ने वाले हैं धारा 7 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल का रिवीजन हम देख लेते हैं कि पहली धारा में क्या लिखा हुआ है और धारा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। देखो, धारा 1 में लिखा हुआ है कि जो भी नगरपालिका एक्ट है उसका प्रसार, ठीक है, और इसका संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है, प्रसार लिखा हुआ है। और धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? परिभाषाएं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए। धारा 3 से हमारे सिलेबस में और इसमें लिखा हुआ है परिसीमन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? परिसीमन लिखा हुआ है। धारा 4 की हम बात करें तो धारा 4 में लिखा हुआ है छूट। मैंने बताया था ना, परिसीमन मतलब कोई नगरपालिका का नया निर्माण करना है या दूसरी नगरपालिका है उनसे कोई जो है सीमाएं जोड़ रही है या कम कर रही है, किसी नगरपालिका को हटाना है, किसी नगरपालिका को बनाना है, तो उससे संबंधित है। जो आप वीडियो देखोगे, क्लास पूरी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? छूट। छूट कौन से? कि कुछ ऐसे नियम होंगे जो कई सारी नगरपालिकाओं पे लागू नहीं होते हैं, तो कुछ नगरपालिकाओं को उससे छूट दी जाती है। तो वो कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 4 में। धारा 5 में नगरपालिकाओं के गठन की बात की गई है। क्या दिक्कत हो रही है बार बार? धारा 6 में क्या लिखा हुआ है? गठन की बात की गई है। धारा 6 में संरचना। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये धाराएं, 6 धाराएं हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है नगरपालिका की पदावधि। नगरपालिका की जो पदावधि है, मतलब इसका जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कार्यकाल। राजस्थान नगरपालिका का कार्यकाल क्या रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करी हुई है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ राजस्थान नगरपालिका की पदावधि से संबंधित है धारा 7। नगरपालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए, अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक यदि विधि के तहत पहले ही विघटित नहीं हो जाए तो बनी रहेगी। इसका मतलब यह है सिंपल सा कि नगरपालिका अपनी जैसे नगरपालिका का चुनाव हो गया, आज रिजल्ट आ गया, चुनाव हो गया, ठीक है। अब प्रथम बैठक जब भी होगी ना, इसकी फर्स्ट मीटिंग जब भी होगी, तब से लेके 5 वर्ष, तब से लेके 5 वर्ष जो काउंट होंगे और ये पूरी 5 वर्ष के लिए कौन सी नगरपालिका बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन यदि बीच में इसका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाएगा तो उस समय ये खत्म हो ही जाएगी, आपको पता है ना। और विघटन से पूर्व देखो ये क्या स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि नगरपालिका, पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है, इसका कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है, क्या होता है इसका कार्यकाल? इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल होता है। 5 साल इसका कार्यकाल होता है। और लेकिन यदि कोई नगरपालिका 5 साल से पहले भी अगर विघटित हो जाती है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि यदि नगरपालिका की अवधि से पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो नई नगरपालिका शेष कालावधि के लिए ही जारी रहेगी, न कि पूरे 5 साल के लिए। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई नगरपालिका, मान लो आज चुनाव हुआ और 1 वर्ष बाद ही क्या हो गई? विघटित हो गई। 1 वर्ष बाद ही वो भंग हो गई, किसी भी कारण से जो है चुनाव वापस कराने पड़े हैं, तो आने वाली जो नगरपालिका है
आने वाली नगर पालिका है शेष, जो नई नगर पालिका है वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगी, वो होंगे 4 साल। समझ में आ गया? मतलब कोई भी नई नगर पालिका बनेगी तो शेष जो कार्यकाल बचेगा उसी के लिए ही बनी रहेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है धारा 7 के अंदर, पदावधि लिखी हुई है। धारा 8 देखो, धारा 8 स्पेशल है। कैसे स्पेशल है कि इसके अनुसार नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होता है। नगर पालिका का शासन कहां निहित होता है? नगर पालिका में निहित होता है। मतलब नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का जो शासन है उनके अध्यक्षों के माध्यम से होगा। अब मैंने कल बताया था कि अध्यक्ष कौन होंगे। अध्यक्ष का मतलब हो गया कि जैसे नगर पालिका बोर्ड के लिए तो अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहा जाता है, नगर परिषद के लिए क्या कहा जाता है? सभापति। क्या कहा जाता है दोस्तों? सभापति कहा जाता है। और नगर निगम के लिए ये जो है वर्ड वो कहलाता है महापौर, मेयर या महापौर। जब भी नगर पालिका का शासन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का शासन उनके अध्यक्षों के माध्यम से होगा और वह इसके लिए कर्तव्यबद्ध होंगे। वह अधिनियम में निर्धारित परिसीमाओं और निबंधनों के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन रहेंगे, उसमें जो जो नियम है उनको वो पालन करना पड़ेगा और उसके आधार पर ही वो अध्यक्ष जो है शासन करेंगे। तो स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 8 के अंदर कि नगर पालिका का शासन करने का अधिकार किसका है? नगर पालिका अध्यक्ष का। ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईओ, तो हम सब जोश में होंगे और ईओ करके आएंगे, लेकिन नहीं, अध्यक्ष को जो है नगर पालिका का शासन चलाने के लिए कहा गया है धारा 8 के अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी धाराएं हैं। ये देखो धारा 9, धारा 9 कहती है यह नगर पालिका के वार्डों के विभाजन से संबंधित है। वार्डों के विभाजन से संबंधित है। धारा 6 के तहत जो निर्धारित किए जाएंगे ना आरक्षण के तहत, मतलब मैं आपको बताया था, अगर जिसने कल वाली क्लास देखी है तो उसमें स्पष्ट मैंने बताया है कि धारा 6 के अंदर स्थानों का आवंटन है कि किस नगर पालिका में, किस नगर परिषद में कितने स्थान होंगे, कितने वार्ड होंगे, कितने स्थान होंगे, कितने सीट होंगी और उनका रिजर्वेशन किस तरह से होगा, वो मैंने धारा 6 में बताया हुआ है। जो भी क्लास नहीं लिए हैं पहले वाली तो धारा 6 को बहुत अच्छे से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और मैंने उसको प्रैक्टिकली रूप में बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। टफ है धारा 6, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से उसको वहां पे समझाया हुआ है। तो ध्यान रखना कि धारा 9 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के वार्डों का विभाजन किया हुआ है और वार्डों का विभाजन किया हुआ है धारा 6 के तहत। सभी वार्डों में जनसंख्या अनुपात में यथासंभव एक समान होना चाहिए। मतलब इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी नगर पालिका की जनसंख्या 50,000 है, किसी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 50,000। तो क्या होगा, राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि एक वार्ड में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो जितनी भी उस वार्ड में जनसंख्या होगी, जैसे मान लो एक वार्ड में ये चाहते हैं कि कम से कम 2,000 जनसंख्या तो हो, तो 2000 का जब भाग देंगे तो टोटल वार्ड की संख्या निकल के आएगी 25। तो उस नगर पालिका बोर्ड में 25 वार्ड हो गए। उस नगर पालिका बोर्ड में कितने वार्ड हो गए? 25 वार्ड हो गए। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हर वार्ड में 2000 हो फिक्स, 19-20 चलेगा, बिल्कुल चल सकता है 19-20। जैसे मान लो 1995 हो गए, या किसी में 1900 ही हो गए, या किसी में 2100 हो गए, तो 19-20 चल सकता है। तो लगभग ये जो है इसमें लिखा हुआ है यथासंभव कोशिश रहेगी कि सभी वार्डों में जनसंख्या अनुपात क्या हो? समान हो, ये कोशिश रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2000 है तो 2000 फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होगा। धारा 9 समझ में आ गई। धारा 10 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 6 की तरह। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखते हैं इसको। देखो, यह वार्डों की अवधारणा और निर्धारण से संबंधित है। वही ये जो धारा है वार्डों की अवधारणा निर्धारण से संबंधित है। डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड राज्य सरकार आदेश के द्वारा निम्नलिखित का निर्धारण करेगी। राज्य सरकार आदेश निकालेगी और जो नीचे चीजें लिखी हुई है इनका निर्धारण करेगी। जैसे प्रत्येक नगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या, मैंने अभी आपको बताया कि वार्डों की कुल संख्या कितनी होगी, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, मैंने आपको बता दिया कि नगर पालिका की कुल जनसंख्या बट्टा एक वार्ड में कितने जो है जनसंख्या रखने वाले हैं, उसके आधार पर वो वार्ड का डिसाइड करते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको कि 50,000 / 2000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 = 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 / 1,000 /
तो 25 वार्डों की संख्या होगी। इस तरह से कुछ भी जनसंख्या का निर्धारण कर सकते हैं, वो जनसंख्या पर्टिकुलर नगरपालिका की डिपेंड करती है कि क्या रहने वाली है। वार्ड की सीमा कितनी होने वाली है कि ये जो वार्ड का क्षेत्र है ये आपके बगरू तक होने वाला है या दूदू तक होने वाला है, ये जो है निर्धारण करने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण निर्धारण किया गया है। वो किसमें किया गया? धारा 6 के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन किस तरह से होता है। तो धारा 10 जो है धारा 6 से ही लिंक है, आप उसको जरूर एक बार देखना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल हमको जनरल सी बात समझ में आनी चाहिए कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के स्थानों के आरक्षण का निर्धारण करने की इसमें बात की गई है। स्थानों का आरक्षण जो है चक्रानुक्रम रोटेशन में निर्धारित किए जाएंगे। चक्रानुक्रम रोटेशन का क्या मतलब है? चक्रानुक्रम रोटेशन का मतलब है दोस्तों, अर्थात ऐसा नहीं होगा यदि कोई सीट ओबीसी, एससी, एसटी या महिलाओं हेतु आरक्षित की गई है तो वह उसके लिए हमेशा ही बनी रहेगी, बल्कि प्रत्येक चुनाव के बाद वह बदल सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी बताता हूं। सभी वार्ड यथासंभव भौगोलिक रूप से निकट और एक ही क्षेत्र में होने चाहिए। ठीक है, इसका भी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों, ऊपर वाले का चक्रानुक्रम रोटेशन का मतलब क्या होता है, मैं अब ये देखो, चक्रानुक्रम रोटेशन से मतलब है कि ये मान लो कोई नगरपालिका क्षेत्र है, इसमें ये वार्ड बने हुए हैं। ठीक है, इतने मतलब डिफाइन तरीके से नहीं होते, लेकिन फिर भी हमको समझने के लिए देखना। ये है वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से देख लो आप। ठीक है, तो चक्रानुक्रम रोटेशन का मतलब हो गया कि मान लो 6 सीटों में से ये 5 सीट है, ये एसटी के लिए है। यार ये क्या समस्या हो रही है इसमें? ये एसटी के लिए सीट है, 6 नंबर वाली सीट है वो ओबीसी के लिए है। ठीक है, ये हो गया एससी के लिए सीट हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का जो वार्ड है उसमें हमेशा ही एससी के लिए सीट रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 नंबर में हमेशा एसटी के लिए सीट रहेगी, ये बिल्कुल नहीं है। और 6 नंबर में ओबीसी के लिए हमेशा सीट रहेगी, ऐसा भी नहीं है। ये हमेशा हर साल हो सकता है कि 6 नंबर वाले में इस बार जो है एससी के लिए सीट आ जाए और 5 नंबर वाले में ओबीसी के लिए सीट आ जाए। हो सकता है 2 नंबर वाले में कोई महिला के लिए सीट आ जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो यही बात कही गई है इसके अंदर, यही बात कही गई है इसके अंदर। दूसरी चीज कि सभी वार्ड यथासंभव भौगोलिक रूप से निकट होंगे और एक ही क्षेत्र में होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी नगरपालिका क्षेत्र आ गई, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वार्ड यहाँ है और 2 नंबर यहाँ पर है, तीसरा नंबर का इस वाले क्षेत्र में, ऐसा नहीं होगा। सभी वार्ड यथासंभव भौगोलिक रूप से निकट होंगे और एक ही क्षेत्र में होंगे, इसका मतलब सिंपल सा है। ठीक है, अब वार्डों का क्रम कैसे डिसाइड करते हैं वो आगे दिखाया है, इस धारा 10 के अंदर बताया हुआ है कि वार्डों का जो क्रम है वो कैसे डिसाइड होगा। वार्डों का संख्यांकन उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करते हुए किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी कोण कैसा हो गया? जैसे ये मान लो, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, सॉरी मतलब पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो इस तरफ से ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। तो यहां से कोई भी जो सीमा होगी नगरपालिका की, तो यहां से पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से जो है ये क्रम डिसाइड होगा। इसका मतलब ये है, तो जो उत्तर पश्चिम में जो पहला वाला जो एरिया रहेगा वो पहला नंबर का वार्ड कहलाया जाएगा। इसमें नगरपालिका एक्ट में लिखा है, ऐसे नहीं कि मनमर्जी से उठा के किसी को भी कहीं से भी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या है? पहला वार्ड माना जाएगा। राज्य सरकार के ऐसे किसी आदेश पर आक्षेप या उसे प्रश्नगत किया जा सकेगा, इसके लिए न्यूनतम 7 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब मान लो सरकार ने वार्ड बना दिए, परिसीमन हो गया, अब आपको लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से बनाया गया, हमारा वाला क्षेत्र इससे बाहर कर दिया गया है, या जो है वार्डों की संख्या कम रखी गई है, ये वाला पर्टिकुलर क्षेत्र इस वाले वार्ड में आना चाहिए था। अगर आपको इस तरह से लगता है तो राज्य सरकार के समक्ष जो है आप आक्षेप लगा सकते हैं, मतलब आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और कम से कम जो है 7 दिन का इसमें समय दिया जाएगा। जैसे मान लो आज कोई वार्ड की जो है डेट डिसाइड कर दी है, तो आज से लेकर 7 दिन, आगामी जो 7 दिन है वहां पर जो है आप आपत्ति लगा सकते हैं।
क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपत्ति लगा सकते हैं। राज्य सरकार ऐसे किसी आक्षेप पर टिप्पणी पर विचार करेगी। राज्य सरकार सोचेगी जो आपने आपने जो भी ऑब्जेक्शन लगाया है, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी, आवश्यक हुआ तो संशोधन भी कर देगी, और उनको लगता है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो टिप्पणी है खारिज करने योग्य है, तो उसको खारिज भी कर सकती है, और उसके बाद जो है अंतिम आदेश जारी कर देंगे। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार जो है आपसे पूछेगी, ये देखो हमने ऐसे ऐसे वार्ड बनाए हैं, इतने वार्ड हैं, ये एरिया इस वाले वार्ड में है, ये एरिया इस वाले वार्ड में है, ये वाले क्षेत्र को हमने नगर पालिका के अंदर शामिल किया है, और ये वाले क्षेत्र को हमने नगर पालिका से बाहर किया है। इस तरह से जो है सारी चीजें आपको गजट नोटिफिकेशन के थ्रू बता देंगी। फिर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हमको ऑब्जेक्शन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 7 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार को या जो सक्षम जो प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी है, वहां पर जो है आप रिटर्न में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उस ऑब्जेक्शन पे आपके विचार किया जाएगा, तर्क और वितर्क किए जाएंगे, और तर्क और वितर्क करने के बाद में जो भी आप, अगर सरकार को लगता है नहीं आप सही कह रहे हो, तो उसमें संशोधन भी कर दिया जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि नहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार बिल्कुल आदेश जारी कर सकती है, और फाइनल आदेश जारी कर सकती है, और आपके वार्डों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो धारा 10 किससे संबंधित थी, वार्डों के अवधारणा विभाजन से, निर्धारण से। धारा 11 की हम बात करें तो ये नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है। नगर पालिका हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने, चुनाव के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर पालिकाओं का जो चुनाव होगा, नगर पालिका से मतलब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का जो चुनाव होगा, वो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वहीं हम बात करें तो एमपी का चुनाव हो गया या एमएलए का चुनाव हो गया, ये जो चुनाव होते हैं वो जिम्मेदारी होती है दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। वो जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। और नगर पालिका का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ये पंचायतों का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। तो नगर पालिका के निर्वाचन नामावली जो हमारी वोटर लिस्ट होती है वो कौन तैयार करेगा, चुनाव किस तरह से करवाए जाएंगे, चुनावों पे कंट्रोल और डायरेक्शन किसका होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग में वो पावर होती है। नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले यदि नगर पालिका का विघटन हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि धारा 7 के अंदर की नगर पालिका की पदावधि बताई हुई है कि 5 साल होती है, लेकिन अगर किसी भी कारण से नगर पालिका का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है समय से पहले, तो 6 माह के भीतर भीतर क्या करवाने होंगे दोस्तों, चुनाव कराने होंगे, अनिवार्य है। 6 माह के भीतर अगर चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, है ना, मतलब नहीं करवाए क्या जाएंगे, करवाने ही पड़ेंगे। अगर 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने होंगे, और नवगठित जो नई नगर पालिका बनेगी वो शेष अवधि के लिए बनेगी। मतलब वो इन चीजों का रिपीटेशन है, धारा 7 में जो लिखा हुआ है उसी का रिपीटेशन है कि शेष अवधि के लिए वो नगर पालिका कार्यरत रहेगी। किंतु यदि नगर पालिका विघटन की तारीख से नगर पालिका की कार्यावधि 6 माह से कम है, तो शेष अवधि हेतु पुनः चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका चुनाव जो है 5 साल नगर पालिका को, मतलब कार्यकाल 5 साल था, लेकिन अब हुआ क्या कि 4.5 साल, मतलब 4 साल 6 महीने के अंदर अंदर के बाद जो है नगर पालिका का विघटन हो गया। तो बाकी जो अवधि कितनी बची है, 6 महीने बची है। 6 महीने में तो चुनाव कराने हैं, लेकिन नए चुनाव वैसे भी 6 महीने बाद होने। समझ में आ गया बात, कि मतलब 5 साल बाद आपके चुनाव होने थे, लेकिन आपके जो है 4 साल और 6 महीने में क्या होगा, नगर पालिका विघटित हो गई। अब 6 माह बाद वैसे चुनाव कराने पड़ेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर अगर चुनाव कराने हैं तो दोस्तों आवश्यकता नहीं है कभी भी, अगर 6 महीने ही बच रहे हैं, इसका मतलब ये है 6 महीने ही अगर बच रहे हैं कार्यकाल पूरा होने के लिए, तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। मान लो अगर पहली बात तो इन्होंने लिखा है कि नगर पालिका का चुनाव अगर 6 महीने बच रहे हैं पूरी मतलब 5 साल होने में, तो चुनाव कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि चुनाव कराना तो जरूरी है, तो दोस्तों चुनाव करा लिए जाएंगे। और जो नई नगर पालिका रहेगी ना, वो नई नगर पालिका पूरे 5 साल के लिए, आने वाले जो भी 5 साल है उसके लिए रहेंगी, पूरे 5 साल के लिए रहेगी, ये लिखा हुआ है इसमें।
नवगठित नगर पालिका पूरे 5 वर्षों के लिए बनी रहेगी, न कि शेष अवधि के लिए। समझ में आया क्या आपको? देखो जैसे मान लो 2024 दिसंबर में चुनाव नगर पालिका का विघटन हो गया, जबकि इसका जो विघटन होना था वो होना था दोस्तों मई 2000, विघटन होना था मतलब इसका कार्यकाल समाप्त होना था 2025 के अंदर। क्या दिक्कत है? वाह वाह, ठीक है, ये पेन भी धोखा देगा, बताओ इससे दिक्कत हो रही है कुछ। दिसंबर 2024 में नगरपालिका का विघटन हो गया, जबकि इसका कार्यकाल पूरा होना था, कब होना था? वो होना था 2025 में। अब इसके और इसके बीच में कितने महीने बच रहे हैं? 6 माह बच रहे हैं। कितने महीने बच रहे हैं दोस्तों? 6 माह बच रहे हैं। 6 माह बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बोला है कि 6 माह बच रहे हैं ना, तो चुनाव मत कराओ, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चुनाव कराना जरूरी है, फिर भी आपको लगता है चुनाव कराना जरूरी है, तो चुनाव करा लो। और चुनाव जो कराओगे तो वो जो है 2025 के मतलब दिसंबर 2024 से, दिसंबर 2024 से लेकर आने वाले 5 साल के लिए रहेगी। पूरे 5 वर्ष के लिए क्या रहेगी? वो नगर पालिका रहेगी। समझ में आ गया आपको? तो नगर पालिका 2024 से 5 वर्ष के लिए रहेगी। और वो वाली कंडीशन है ना कि शेष अवधि वाली, वो दोस्तों अगर 6 महीने से ज्यादा का अगर टाइम बचता है कार्यकाल पूरा होने में, तब वाली कंडीशन है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, आगे देखो। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव हेतु निर्धारित क्या करता है? तारीख तय करता है। कौन करता है? राज्य सरकार तय करेगी राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। सिफारिश कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और तय कौन करेगी? राज्य सरकार। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है अपन जो है गलती करके आएंगे, क्योंकि इसमें जो है ट्रिकी चीज है कि नगर पालिका के चुनाव की तारीख की घोषणा कौन करेगा? तो घोषणा करेगी दोस्तों राज्य सरकार, लेकिन सिफारिश कौन देगा उसको? राज्य निर्वाचन आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों जब चुनाव की बात करें तो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो राज्य निर्वाचन आयोग की है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग आपको पता है कि जो उसको लिए जो क्या है, मैन पावर चाहिए, कर्मचारी चाहिए चुनाव कराने के लिए। आपने देखा होगा कि चुनावों में जो है ड्यूटी लगती है, ठीक है, तो उसके लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए अब राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को बोलेगा कर्मचारी उपलब्ध कराओ, हमें जो है चुनाव कराने। तो राज्य सरकार जो है कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये राज्य सरकार का क्या है दोस्तों? दायित्व है। आगे समझ में? आगे देखो धारा 12, धारा 12 इसमें लिखा हुआ है कि ये धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। प्रत्यायोजन से क्या मतलब होता है? प्रत्यायोजन से मतलब होता है ऊपर से ताकत नीचे की ओर। ताकत मतलब ऊपर से जो शक्तियां हैं, जो आपका सबसे बड़ा अधिकारी है वो अपनी कुछ पावर, देखो सबसे बड़े अधिकारी के पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती है। आप ईओ बनोगे, तो आप जब ईओ बनोगे तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे। आरओ होगा, ठीक है, जईएन होगा, आईएन भी होगा, है ना, और अन्य जो कर्मचारी है, जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं वो होंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा। तो समाना पूरा स्टाफ आपका होगा। लेकिन ईओ के पास सारी पावर रहती है, ठीक है। ईओ के बिना इन लोगों के पास भी कोई पावर नहीं होती, आपको पता है। तो नगर पालिका का जो अधिकारी है, नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो अपनी शक्तियों को बांट देगा। आरओ को बोलेगा कि आप रेवेन्यू का काम करो, जेईएन को बोलेगा कि आप जेईएन और आईएन को बोलेगा आप टेक्निकल काम करो, सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोलेगा आप सफाई का काम देखो। तो मेनली तो वैसे देखा जाए तो काम तो ईओ का है ना वो, लेकिन ईओ ने अपनी शक्तियां इनको डेलीगेट कर दी है, प्रत्यायोजित कर दी है। तो प्रत्यायोजन का क्या मतलब है? शक्तियों को नीचे बांट देना, ठीक है। तो अर्थात किसी अन्य को अपने कार्य सौंप देना। ये जो होता है धारा 12 के अंदर लिखा हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को प्रत्यायोजन से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्य को संपादन करने के लिए विशेष या सामान्य आदेश निर्देश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी आदेश निर्देश निर्धारित किए जाते हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग उप निर्वाचन आयुक्त को, है ना, और राज्य निर्वाचन आयोग से सचिव द्वारा किए जाएंगे। मतलब
राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में एक तो उप निर्वाचन आयुक्त होगा और एक जो है कौन रहेगा, सचिव रहेगा। तो सचिव और उप निर्वाचन आयुक्त ये सारे काम देखेंगे। तो मतलब शक्तियों का प्रत्यायोजन, सिंपल सी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 12 के अंदर लिखा हुआ है। धारा 13 में देखो, यह प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के निर्माण से संबंधित है। वोटर लिस्ट जो तैयार की जाती है उससे संबंधित है धारा 13। वोटर लिस्ट में हम किस किस को शामिल करेंगे और कौन जो है वोटर लिस्ट तैयार करेगा, वोटर लिस्ट कौन तैयार करेगा और शामिल किनको किया जाएगा, ये धारा 13 के अंदर लिखा हुआ है। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट तैयार करेगा, पुनरीक्षित करेगा, उसमें संशोधन करेगा और उनको अपडेट करेगा। निर्वाचक वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम, उसमें संशोधन करने का, परिवर्तन करने का, नई कोई तैयार करनी है, नए नाम जोड़ने हैं वोटर लिस्ट में, तो वो काम कौन करता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का क्या होता है, अधिकारी होता है। मतलब राज्य सरकार का कोई अधिकारी होता है जिसको जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर देता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने अभी आपको बताया था, राज्य सरकार बोलेगी कि नहीं इस अधिकारी को नहीं, आप इस वाले अधिकारी को जो है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो परामर्श कौन देगी, राज्य सरकार। निर्वाचक नामावली तैयार करना, उनको पुनरीक्षण करना मतलब उनको जांचना। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिन्हें वह इस कार्य के लिए ठीक समझे। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। मतलब आप ये देखो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होता है वो भी अपने अंडर में एक या एक से अधिक लोगों की नियुक्ति करता है, उनको कहते हैं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्या अधीन काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ऐसा व्यक्ति जो धारा 14 निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण के लिए जो निर्भरता है उसके अंदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित निर्भरताओं से मुक्त। निर्भरताओं से क्या मतलब है, निर्भरताओं का मतलब दोस्तों अयोग्यता। क्या है दोस्तों, अयोग्यता। इसका मतलब क्या है, अयोग्यता। ऐसा व्यक्ति जो धारा 14 के अंतर्गत जो भी अयोग्यताएं निर्धारित की हुई है उनसे अगर मुक्त है, पहली चीज, या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और वार्ड का साधारण तौर पर निवासी है, वार्ड का साधारण तौर पर निवासी है, तो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का अधिकारी होता है। मतलब निर्वाचन वोटर लिस्ट में अगर किसी को शामिल होना है तो उसको 2-3 शर्तों को पालन करना है, और किसी को शामिल करना है तो उसको भी जो है 2-3 ये जो है लिखी हुई चीजें उसका जो है क्या करना होता है, शर्तों का पालन करना होता है। पहली बात तो वो 18 वर्ष होनी चाहिए उसकी आयु, कितनी उसकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। दूसरा, वो निवासी होना चाहिए उस वार्ड का, निवासी होना चाहिए उस वार्ड का। देखो 18 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए और साधारण तौर पर क्या होना चाहिए, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। ठीक है। तीसरी है कि धारा 14 में कुछ अयोग्यताएं लिखी हुई है, अगर वो उनसे मुक्त है तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। वो हम धारा 14 पढ़ेंगे तो वो चीज देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि धारा 13 के अंदर लिखा हुआ है कि एक तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, दूसरा उस वार्ड का साधारण तौर पर क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण है। साधारण तौर से क्या मतलब है कि वार्ड में मान लो आप जो है आप रहते हो जयपुर में, आप कहाँ रहते हो दोस्तों, जयपुर में रहते हो। आपका जयपुर में मकान है, जयपुर की वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आप जयपुर में बढ़िया तरीके से रह रहे हो, लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा है और आपका एक मकान कोटा में भी है। क्या है दोस्तों, कोटा में भी है। कोटा में मकान है, मकान पर पूरा कब्जा है आपका। ठीक है, रजिस्ट्री करा रखी है आपने, आपके नाम है मकान, तो आपका नाम कोटा में भी जोड़ा जाएगा या जयपुर में भी जोड़ा जाएगा, बताओ। तो दोस्तों आपका नाम ऑलरेडी जयपुर में है, जहां पर आप साधारण तौर पे आम तौर पे निवास कर रहे हैं, तो केवल आपका नाम जयपुर में होगा। केवल कोटा में मकान होने मात्र से आपका जो नाम वहां नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है,
तो इसी इसमें ये लिखा हुआ है कि वार्ड में केवल मकान का कब्जा या स्वामित्व का अर्थ वार्ड का निवासी होना नहीं है। आप निवासी जयपुर के कहलाओगे, कोटा के नहीं कहलाओगे। कोई व्यक्ति जो किसी कारणवश से इलाज के लिए है ना, या फिर जेल में है या स्कूल कॉलेज में गया हुआ है या व्यवसाय कर रहा है, किसी वार्ड में रह रहा हो, तो उसका साधारण निवासी नहीं माना जाए। मान लो कि मेरे को कोई गंभीर बीमारी है और मैं कोटा में किसी अस्पताल में इलाज करा रहा हूं, काफी टाइम हो गया, मुझे 2 साल हो गए, ठीक नहीं हो रहा मैं, तो मैं वहां पर निवासी नहीं माना जाऊंगा, मैं निवासी जयपुर का ही माना जाऊंगा। इलाज के लिए मैं गया हूं, या मान लो मुझे जेल में ले गई है, जेल मेरे को कारावास कर दिया गया है, तो मैं जेल में हूं तो भी मैं निवासी नहीं कहलाऊंगा। दूसरा, अगर स्कूल कॉलेज में, अगर कोटा में काफी लोग जो पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नीट की और आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, तो दोस्तों वहां पे पढ़ने मात्र से, कॉलेज या स्कूल या कोचिंग में एडमिशन लेने मात्र से ही वो वहां का निवासी नहीं माना जाएगा। या कोई वहां पर उद्योग धंधा करता है, कोई जो है बिजनेस कर रहा है, तो वहां पर जो है वो निवासी नहीं माना जाएगा। निवासी वहीं माना जाएगा जहां पर उसका वोटर लिस्ट में नाम है। अगर आपको वहां का, जैसे मान लो वहां पे आपको 10 साल हो गए और आपको लगता है कि मैं तो कोटा ही बसना चाहता हूं, तो आपको जयपुर वाली जो वोटर लिस्ट है वहां से आपको नाम कटाना पड़ेगा, जयपुर वाली लिस्ट में से नाम कटाना पड़ेगा और फिर कोटा वाली में आपको जुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साधारण निवासी का निर्धारण राज्य सरकार के नियमों के आधार पर होगा। राज्य सरकार समय समय पर नियम बनाएगी, तो वो नियम के आधार पर साधारण निवासी होगा कि किसी एक क्षेत्र में कितने महीनों तक कोई निवास कर रहा है, तो उसको जो है साधारण निवासी मान लिया जाए। समझ में आया? आगे देखो, सांसद और विधायक, एमपी और एमएलए यदि वार्ड से बाहर रह रहे हों, होता है ना कि सांसद तो दिल्ली में बैठते हैं सारे, राज्यसभा में या लोकसभा में, ठीक है, और जो विधायक हैं, जो विधायक क्वार्टर आपके जयपुर में है, कोई जालोर से अगर कोई विधायक चुन के जयपुर में आया है, तो वो साधारण निवासी माना जाएगा। कहाँ का निवासी माना जाएगा? जहां पर वो उनका मूल मकान है, जहां उनकी जो है क्या है, ठीक है। सांसद और विधायक के संबंध में क्या कहा हुआ है कि अगर वो अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए अगर बाहर है, मतलब कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, अब पूरे देश के सांसद दिल्ली में है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना दिल्ली में वो रह रहे हैं तो वहां से उनका नाम हटा दिया जाएगा। वो कर्तव्य के कारण वहां पर रह रहे हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको लेके वहां पर रह रहे हैं, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में जो है बैठकों की कार्रवाई में भाग लेने के लिए बाहर रह रहे हैं, तो उनको जो है निवासी वहीं पे माना जाएगा जहां उनका मूल जो है घर है। अर्हता की तारीख उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस है। मतलब अयोग्यता अगर घोषित करनी है तो जनवरी 1 जनवरी को जो है वो घोषित कर देंगे, और उसके जब वह निर्वाचक नामावली तैयार होती है, मतलब 1 जनवरी, मतलब ऐसे क्या होता है कि मान लो आपके 18 वर्ष है, अभी क्या चल रहा है, नवंबर 2024 चल रहा है। मान लो आज की डेट में कोई निर्वाचक नामावली तैयार करनी है, तो मान लो आप 17 साल के हो, 17.5 साल के हो, मतलब आप मान लो आपका जो है जन्म दिवस कब आता है, दिसंबर में आता है। 18 साल के आप दिसंबर में होंगे, और अभी आप कितने साल के हो, 17 साल के ही हो, नवंबर चल रहा है, 1 महीने बाद 18 साल के हो जाओगे। तो आज की डेट में कोई वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा तो आप तो 17 साल के हो, तो आपका जोड़ा नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो काउंट किया जाता है, जो ये जो वर्ष है वो काउंट किया जाता है 18 वर्ष, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 साल के हो तो आपको आदि शामिल कर लिया जाएगा। तो मतलब जनवरी का पहला दिन जो है इसमें अयोग्यता के लिए, अर्हताओं के लिए माना गया। एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, और किसी भी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जो है 2 वार्डों में वोटर लिस्ट में नाम है, अगर ऐसा है तो गलत है, उसमें से नाम आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि निर्वाचक नामावली में 2 बार आपका नाम हो, एक ही वार्ड में 2 बार नाम हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब आपका नाम एक ही बार रहेगा पूरी वोटर लिस्ट में। आगे देखो, धारा 14 कहती है, तो धारा 13 समझ में आ गया होगा आपको। धारा 14 कहती है कि इसमें निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरताओं का निर्धारण किया गया है। निर्भरताएं कौन सी है, अयोग्यताएं कौन सी है, कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। या विकृत हो, मतलब आप जो है आपके दिमाग से थोड़े से दिक्कत है, आपके समझ में नहीं आती, आप पागल हो, दिमाग से विकृत हो, या सक्षम न्यायालय द्वारा आपको जो है ऐसा घोषित कर दिया गया हो, इस तरह की अगर जो है आपके पास क्या है, निर्भरता है, तो आपको जो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं किया जाएगा।
या फिर निर्वाचनों के संबंध में कोई भ्रष्ट आचरण किया हो। भ्रष्ट आचरण से मतलब है कि मान लो जब चुनाव हो रहे हो तो आपने किसी को पैसे देकर बोला हो कि इसको वोट दे, इसको नहीं देना, ये भ्रष्ट आचरण हो गया। या आपने धार्मिक भावना वाला कोई प्रचार कर दिया हो कि ये मुस्लिम है तो इसको वोट मत दो, या ये हिंदू है तो इसको वोट मत दो। तो ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण आपने कर दिया है जो आपके अपराध होता है। देखो भ्रष्ट आचरण क्या होता है, अपराध होता है। ये हम देखेंगे धारा 29 के अंदर भ्रष्ट आचरण पूरे डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह का अगर आपने भ्रष्ट आचरण किया है तो आपका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर जुड़ा हुआ है आपका नाम ऑलरेडी तो उसका नाम आपका क्या है, काट दिया जाएगा। तुरंत प्रभाव से आपका नाम भी काट दिया जाएगा। यदि ऐसी विधि समाप्त हो जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति का दोषी ठहराया गया है। अब मान लो कि सरकार को ऐसा लगता है कुछ सालों बाद कि यार धार्मिक भावना वाला जो है इसको जो है भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा, कि ठीक है, तो सरकार को लगता है तो धार्मिक भावनाओं के आधार पर किसी को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया था, उसका नाम काट दिया गया था। अब सरकार ने आज की डेट में ये रूल खत्म कर दिया तो दोस्तों वापस से उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। इसमें सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। तो धारा 14 कंप्लीट हो गई है। तो हमारी धारा 6 से धारा 7 से हमने पढ़ाई करी थी, और धारा 7 से जो है हम एक बार वापस से रिवीजन देख लेते हैं कि धारा 6 तक तो मैंने आपको बता दिया। धारा 7 देखो, धारा 7 में लिखा हुआ था पदावधि। धारा 8 में क्या लिखा हुआ है, धारा 8 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नगर पालिक कर्तव्य, नगर पालिक शासन। ये मान लो अध्यक्षों के माध्यम से होगा, मैंने बताया था ना आपको अभी आपको। वार्ड का विभाजन, वार्ड विभाजन किसमें लिखा हुआ है, 9 में। ये पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको सही करते हैं भाई। धारा 10 में क्या लिखा हुआ है, धारा 10 में लिखा हुआ है दोस्तों वार्ड की अवधारणा, वार्ड की अवधारणा या निर्धारण। धारा 11 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन। धारा 12 के अंदर लिखा हुआ है, धारा 12 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 12 में लिखा हुआ है आपके प्रत्यायोजन। तो धारा 13 में क्या लिखा हुआ है, धारा 13 में लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली। धारा 14 में क्या लिखा हुआ है, धारा 14 में लिखा हुआ है निर्हरताएं, निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए निर्हरताएं। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, और इस तरह से जो हमारी क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। और आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कुछ संशोधन करना है या क्या करना है, क्योंकि इससे अच्छी लैंग्वेज में और इतने आसान तरीके से ना तो आपको पेड कोर्स में मिलने वाला है, ना पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला है। बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इस तरह से क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। आज दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास अभी नेक्स्ट डे में देखेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। ये क्लास हमारी जो है कंटिन्यू रहने वाली है। और आपको जब नगर पालिका कंप्लीट होगा ना दोस्तों, आप खुद बोलोगे मुझे कि इस तरह का कंटेंट पूरे पैसे देने के बाद और कोचिंग्स वाले भी नहीं करा रहे हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और इसी में किसी की रोक टोक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और इसकी पीडीएफ की मैं बता दूं। जब ये जो अध्याय है, जब हम धारा 3 से लेकर धारा 50 तक नगर पालिका का गठन और नगर पालिका का शासन कंप्लीट कर लेंगे, तो पूरे अध्याय की पीडीएफ विथ लॉक विथ पासवर्ड मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो पासवर्ड उन्हीं को ही दिया जाएगा जो मेरी क्लास कंटिन्यू ले रहा होगा। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो पासवर्ड है मैं आपको उस समय प्रोवाइड कराऊंगा जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में दूंगा, मैं आपको बीच में पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा भी ये जो है 25 धारा तक हो जाएगा, तो 25 धाराओं के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्योंकि अभी दे दूंगा तो फिर आप जो है आगे आगे एडवांस रहेंगे, तो फिर वो चीज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहो। धारा 25 जब हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि शायद हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और तब तक मैं पीडीएफ उपलब्ध आपको करा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। बस आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, और जब भी क्लास लें तो आप एक बार जो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करके आए। और ये जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ये लिखा है आपके लिए कि जैसे मैंने ये
धाराएं लिखी, उसके बाद मैंने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिखी। तो इस तरह से जो है आप एक पेज पे वो लिखते जाइए और तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।